मोटिवेशनल है। प्रियदर्श को एक बूढ़े बैल ने बताया कि यह 4 लोग चाहे कितने भी सके हों, लेकिन एक दिन धोखा अवश्य देते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रियदर्श को आप उसका फायदा उठा सकें। तो शुरू करते हैं आज की यह प्यारी सी कहानी। यह प्यारा सा वीडियो प्रियदर्श को कुछ समय की बात है। किसी गांव में एक बैल और गाय का जोड़ा रहा करता था। प्रियदर्श को वह गाय और बैल गांव में पूरा दिन साथ घूमा करते थे। जब भी वह किसी खेत में चारा चरने जाते तो साथ जाते, किसी जंगल में जाते तो साथ में जाते। इस प्रकार प्रियदर्श को वह बैल और गाय हर समय एक साथ रहा करते थे। बैल जो था वह बड़ा ही बुद्धिमान था, उसे नीति शास्त्र का बड़ा अच्छा ज्ञान था। प्रियदर्श को गाय और बैल में अक्सर ज्ञान चर्चा हुआ करती थी। एक दिन की बात है, गाय बैल से कहती है कि बैल भाई बहुत दिन हो चुके हैं, आपने कोई कहानी नहीं सुनाई है, कोई ज्ञान की बात नहीं बताई है। आज मैं आपसे बड़ी ही अच्छी ज्ञानवर्धक कहानी सुनना चाहती हूँ। तब बैल कहता है कि गाय, आज मैं तुम्हें ऐसी कहानी सुनाता हूँ कि यह कहानी अगर कोई मनुष्य लगा तो वह अपने जीवन में कभी धोखा नहीं खाएगा। आज की कहानी में तुम्हें पता चलेगा कि वह 4 लोग कौन से होते हैं जो चाहे जितने भी सगे हों, परंतु एक दिन धोखा अवश्य देते हैं। प्रिय दर्शकों, गाय कहती है कि बैल भाई, मैं तुम्हारी कहानी बहुत मन लगा करके सुनूंगी, अपनी कहानी प्रारंभ करो। प्रिय दर्शकों, बैल कहानी सुनाना शुरू करता है। बैल कहता है कि हे प्रिय, प्राचीन समय की बात है। किसी गांव में एक किसान रहा करता था। वह किस गांव में खेती करके और अपने घर का गुजारा चलाया करता था। उस किसान के 3 छोटे छोटे पुत्र थे। प्रियदर्श को वह किसान अपने तीनों पुत्रों से बड़ा प्रेम करता था। उनके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाता, उन्हें विद्या अध्ययन करने के लिए विद्यालय में भेजता, उनके लिए नए नए वस्त्र लाता। इस प्रकार प्रियदर्श को वह किसान सारा दिन अपने खेतों में मेहनत करने के बाद अपने पुत्रों के सपने पूरे करता था। वह जो मांगते उन्हें लाकर देता था। प्रिय दर्शकों, बैल आगे कहता है कि हे प्रिय, वह किसान एक दिन देखता है कि मेरे जो दोनों बड़े पुत्र हैं, यह तो बहुत चतुर हैं, पढ़ाई में और खेलकूद में बहुत आगे हैं, परंतु मेरा जो सबसे छोटा पुत्र है, यह बड़ा ही कमजोर है, सारा दिन बस आराम करता रहता है, पढ़ाई में भी इसके अच्छे नंबर नहीं आते हैं और खेलने कूदने में भी इसका मन नहीं लगता है। किसान देखता है कि मेरा जो छोटा पुत्र है, इसका शरीर बड़ा ही बलवान है, बड़ा ही मोटा है, तो क्यों ना मैं अपने छोटे पुत्र को पहलवानी सिखा देता हूँ। अगर यह पहलवानी करेगा तो किसी काम में लगा रहेगा, नहीं तो पड़ा पड़ा बीमार हो जाएगा। ऐसा सोचकर वह किसान अपने छोटे पुत्र को पहलवानी सिखाने लगता है। उसे सुबह सुबह उठकर कसरत करवाता है, दौड़ने के लिए भेजता है और गांव के लड़कों के साथ उसे कुश्ती करवाता है। पहलवानी के जो गुण होते हैं वह सभी किसान अपने पुत्र को सिखाता है। प्रियदर्शकों, इस प्रकार वह किसान का छोटा पुत्र पूरा दिन कसरत करता पहलवानी सीखता है और किसान अपने पुत्र को खाने के लिए बढ़िया बढ़िया दूध, घी, पनीर और ताकत वाली वस्तुएं देता है। स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन मिलने पर किसान का छोटा वाला पुत्र बड़ा ही प्रसन्न था। वह सोच रहा था कि मेरा जीवन तो बड़ा ही अच्छा है, सारा दिन कसरत करो, कुश्ती करो और स्वादिष्ट भोजन करो। पिताजी बढ़िया दूध देते हैं, घी देते हैं और काजू बादाम खाने को मिलते हैं। प्रियदर्श को बैल आगे कहता है कि हे प्रिय, अब इसी प्रकार समय व्यतीत होता है।
और धीरे धीरे किसान के तीनों पुत्र अब बड़े हो चुके थे। किसान जब अपने पुत्रों को देखता है तो वह सोचता है कि अब मुझे अपने दोनों बड़े पुत्रों का विवाह करवा देना चाहिए। अब ऐसा सोचकर वह किसान अपने दोनों ही बड़े पुत्रों का विवाह करवा देता है। बड़ी ही सुंदर कन्या वह अपने दोनों पुत्रों के लिए ढूंढता है और उनका विवाह करवाने के बाद दोनों की पत्नियों को किसान घर में लेकर आता है। अब प्रिय दर्शकों, कुछ समय तो सब कुछ अच्छा चलता है। किसान के दोनों बड़े पुत्र अपने विवाह के बाद बहुत ही प्रसन्न थे। वह अपने पिता का खेती में हाथ बटाया करते थे। खेती के सभी गुण अब किसान के बड़े पुत्रों को आ चुके थे। बड़े अच्छे से और बहुत मेहनत करके वह खेती किया करते थे। नगर में सभी लोग किसान के दोनों पुत्रों की बहुत बढ़ाई किया करते थे। सभी कहते थे कि किसान के जो दोनों बड़े पुत्र हैं, वह बहुत अच्छी खेती करते हैं, बहुत अच्छी फसल पैदा करते हैं। यह देखकर प्रिय दर्शकों, किसान भी बड़ा ही खुश हुआ करता था। इधर किसान का छोटा पुत्र अपनी कुश्ती में लगा हुआ था। सारा दिन वह कसरत करता, दौड़ भाग करता और कुश्ती के नए नए गुण सीखता। उसके बाद वह आराम से बैठकर अपना भोजन करता, काजू बादाम खाता, दूध पीता, लड्डू खाता और अपनी भाभियों से कहता कि भाभी, मुझे स्वादिष्ट पकवान बनाकर दो। प्रिय दर्शकों, अब कुश्ती करते करते किसान का छोटा पुत्र बहुत ही बलवान हो चुका था। उसका शरीर बहुत ही बलशाली बन चुका था। नगर में अब कोई भी मनुष्य किसान के छोटे पुत्र से बलवान नहीं था। इसी प्रकार कुछ समय व्यतीत होता है और धीरे धीरे किसान की जो दोनों पुत्र वधू थी, वह अपने देवर को देखकर क्रोध करने लगती है। वह सोचती है कि हमारे पति तो सारा दिन खेत में मेहनत करते हैं, धन अर्जित करते हैं और हम दोनों सारा दिन घर का काम करते हैं, रसोई में भोजन पकाते हैं, परंतु हमारा छोटा देवर कभी कोई काम नहीं करता है, बस अपनी कुश्ती में लगा रहता है और खाने को इसको अच्छा अच्छा पकवान चाहिए। हर दिन 2 लीटर दूध पी जाता है, 1-1 किलो काजू बादाम खाता है, परंतु काम धंधा कुछ नहीं करता। इस प्रकार हमारे पति कब तक इसको खिलाते रहेंगे? ऐसा सोचकर प्रिय दर्शकों, किसान की दोनों बहुएं अलग होने के लिए कहने लगती हैं। वह अपने पति से कहती हैं कि हमें अलग होना है। हम आपके छोटे भाई के लिए जीवन भर भोजन नहीं पका सकते, वह बहुत ज्यादा भोजन खाता है। इस प्रकार की बातें सुनकर प्रिय दर्शकों, किसान बड़ा दुखी होता है। उसे अपने छोटे पुत्र की चिंता सताने लगती है। वह सोचता है कि मुझे अपने छोटे पुत्र का भी विवाह करवा देना चाहिए। अब किसान कुछ दिनों तक अपने गांव में आसपास के नगर में कन्या की तलाश करता है। प्रिय दर्शकों, बैल आगे कहता है कि हे प्रिय, कुछ दिनों तक तलाश करने के बाद किसान को एक बड़ी ही संस्कारी, बड़ी ही सुंदर और बहुत चतुर कन्या मिलती है। किसान उस कन्या का विवाह अपने छोटे पुत्र से करवा देता है। दर्शकों, नगर में कोई भी स्त्री अब किसान की छोटी पुत्रवधू से सुंदर नहीं थी। किसान की छोटी वाली पुत्रवधू बड़ी ही रूपवान थी। जो कोई उसे एक बार देख लेता था तो वह उस पर मोहित हो जाता था। किसान का छोटा पुत्र भी इतनी सुंदर पत्नी को पाकर बड़ा प्रसन्न था, बड़ा खुश था। अब किसान अपने छोटे पुत्र का विवाह करवाने के बाद अपने तीनों पुत्र को अलग कर देता है। किसान सोच रहा था कि घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। अगर हमारे तीनों पुत्र अलग हो जाएंगे तो किसी को कोई समस्या नहीं रहेगी। तीनों अपने संसार में सुख पूर्वक रहेंगे और अपना जीवन व्यतीत करेंगे। ऐसा सोचकर प्रिय दर्शकों, किसान अपने तीनों पुत्रों को अलग कर देता है। सभी को अपने हिस्से की जमीन दे देता है। अब तीनों पुत्र अलग अलग रहने लगते हैं। प्रिय दर्शकों, बैल आगे कहता है कि हे प्रिय, किसान के जो दोनों बड़े पुत्र थे, वह तो खेती में बहुत मेहनत करते हैं और अच्छी फसल पैदा करके खूब मुनाफा कमाते हैं,
सुख पूर्वक अपना जीवन यापन करते हैं। परंतु किसान का जो सबसे छोटा पुत्र था, उसकी वही आदत थी। वह पूरा दिन कसरत करता, कुश्ती के नए नए गुण सीखता और खूब सारा भोजन करता, दूध पीता, काजू बादाम खाता। अब तो इस प्रकार का जीवन यापन करते करते किसान का छोटा पुत्र बहुत गरीब हो गया। अब उसके पास इतना भी धन नहीं था कि वह 2 समय का भोजन कर सके। उसकी पत्नी भी उससे खूब लड़ाई झगड़ा करती रहती थी कि तुम कोई काम धंधा नहीं करते हो। पिताजी ने हमें इतना बड़ा खेत दिया है, परंतु तुम उसमें जाकर कभी कोई काम नहीं करते हो। तुम्हारे दोनों बड़े भाई देखो कितनी मेहनत करते हैं और कितना सारा धन अर्जित करते हैं। वह कितने सुख पूर्वक अपना जीवन यापन कर रहे हैं, परंतु तुम सारा दिन कसरत करते रहते हो और खाने को स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन चाहिए। अगर घर में धन नहीं होगा तो मैं किस प्रकार भजन पकाऊंगी। इस तरह प्रिय दर्शकों, किसान का छोटा पुत्र बड़ा ही दुखी था। सारा दिन उसकी पत्नी उसे ताने मारती और कोई काम करने का उसका मन भी नहीं होता। प्रिय दर्शकों, एक दिन की बात है, अपने पति की ऐसी हालत देखकर किसान की जो सबसे छोटी पुत्रवधू थी, वह कहती है कि पिया जी, आपको मैं एक सलाह देती हूँ। जैसा मैं कहती हूँ आप वैसा करिए। अगर आप वैसा करेंगे तो हमारे पास खूब सारा धन होगा, किसी चीज की हमें कमी नहीं रहेगी। प्रिय दर्शकों, वह स्त्री बड़ी ही बुद्धिमान थी, बड़ी ही ज्ञानी थी। उसे नीति शास्त्र का बहुत अच्छा ज्ञान था। वह अपने पति से कहती है कि स्वामी, आप हमारे नगर के राजा के पास जाइए। राजा के दरबार में जाने के बाद आप राजा से कहना कि राजा साहब, मैं आपकी नौकरी करना चाहता हूँ। प्रिय दर्शकों, अपनी पत्नी की इतनी बात सुनकर वह पहलवान चकित रह जाता है। वह कहता है कि हे प्रिय, भला मैं राजा से जाकर ऐसा कैसे कह सकता हूँ? मुझे तो कोई काम करना भी नहीं आता है, मैं तो बस कुश्ती करना जानता हूँ। अगर राजा ने मुझे नौकरी पर रख भी लिया, तब मुझे कोई काम नहीं बनेगा, तो राजा मुझे ना जाने कौन सा दंड देगा। मैं राजा के महल में नहीं जा सकता। तब उसकी पत्नी कहती है कि स्वामी, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस राजा से जाकर इतना कहना है कि राजा साहब, मैं आपकी नौकरी करना चाहता हूँ और मैं प्रतिदिन 100 सोने के सिक्के लूंगा। प्रिय दर्शकों, तब वह पहलवान कहता है कि अरे मूर्ख, मुझे तो कुछ काम करना भी नहीं आता है। बिना काम के भला राजा मुझे प्रतिदिन 100 सोने के सिक्के क्यों देगा? मुझे तो कोई 1 सोने का सिक्का भी ना दे। मुझे तो इतना भी काम नहीं आता है। मैं तो पूरा दिन कसरत करना जानता हूँ और भोजन करना जानता हूँ। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं आता। मैं मेहनत भी नहीं कर सकता। तब प्रिय दर्शकों, वह स्त्री कहती है कि पिया जी, मैं जैसा कहती हूँ आप वैसा करिए। उसके बाद हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। वह स्त्री आगे कहती है कि आप राजा साहब से जाकर कहना कि राजा साहब, जो काम किसी से नहीं बनेगा उसे मैं करूँगा, परंतु मेरी एक शर्त है। मैं हर दिन 100 सोने के सिक्के लूंगा और जब भी कोई काम किसी से नहीं बनेगा, आपके मंत्री से नहीं बनेगा, आपकी सेना से भी नहीं बनेगा, उस काम को मैं करूँगा। इतना जाकर आप राजा से कह देना, उसके बाद वह आपको नौकरी पर रख लेगा। प्रिय दर्शकों, अब अपनी पत्नी की बात मानकर वह पहलवान उदास मन से राजा के महल लिए निकलता है। कुछ देर चलने के बाद वह पहलवान राजा के महल में पहुंच जाता है। राजा अपने दरबार में बैठा हुआ था। जब राजा देखता है कि एक बड़ा ही बलशाली पहलवान मनुष्य हमारे महल में आ रहा है, तो राजा समझ जाता है कि जरूर यह कोई नौकरी मांगने के लिए आ रहा होगा। वह पहलवान राजा के दरबार में जाकर राजा को प्रणाम करता है
और कहता है कि राजा साहब, हम आप ही के नगर में रहते हैं और एक किसान के पुत्र हैं। हम आपके यहाँ आपकी नौकरी करना चाहते हैं। तब राजा कहता है कि अच्छा, तुम नौकरी मांगने आए हो, बताओ तुम क्या काम करना जानते हो। तब प्रिय दर्शकों, वह पहलवान कहता है कि राजा साहब, जो काम किसी से नहीं बनेगा, जिस काम को करने में आपके सभी सिपाही, आपके मंत्री, आपके सभी दरबारी असफल रहेंगे, उस कार्य को मैं करूँगा। परंतु मेरी एक शर्त है, मैं प्रतिदिन के 100 सोने के सिक्के लूँगा। प्रिय दर्शकों, उस पहलवान की कितनी बातें सुनकर राजा कुछ सोच में पड़ जाता है। राजा अपने मंत्री से विचार विमर्श करता है। तब मंत्री बताता है कि राजा साहब, हमें इसे नौकरी पर रख लेना चाहिए। अगर कभी राज्य पर कोई समस्या आ गई, कोई स्थिति ऐसी आ गई जब किसी से कुछ कार्य करते नहीं बना, तब यह हमारे काम आएगा। और प्रिय दर्शकों, मंत्री आगे कहता है कि राजा साहब, आपके पिताजी ने भी एक आदमी को अपने यहाँ इसी प्रकार नौकरी पर रखा था। तब कई बार आपके पिताजी ने उसकी सहायता ली थी। कई निर्णय लेने में उसने राजा साहब की बड़ी सहायता करी थी। प्रिय दर्शकों, अपने मंत्री की इतनी बातें सुनकर राजा निर्णय लेता है। राजा कहता है कि हे पहलवान, हम तुम्हें अपने यहाँ नौकरी पर रखते हैं और तुम्हें प्रतिदिन 100 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। परंतु अगर हमने जो कार्य कहा और तुम वह कार्य नहीं कर सके, तो तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। प्रिय दर्शकों, बैल आगे कहता है कि यह प्रिय। अब वह पहलवान राजा साहब से कहता है कि राजा जी, अब मैं आपके यहाँ नौकरी करता हूँ। आपको किसी भी समय मेरी जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में अगर मैं गांव में जाकर अपने घर में रहूँगा, तो आपको मुझे बुलाने में काफी समय लगेगा। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे महल में एक कमरा दे दें, जिसमें मैं आराम से रह सकूं। ऐसे में अगर आप मुझे बुलाना चाहेंगे, तो तुरंत एक सिपाही को भेजकर मुझे बुला सकते हैं। प्रिय दर्शकों, पहलवान की बात सुनकर राजा उससे सहमत हो जाता है। राजा अब अपने बाग में बना हुआ एक बड़ा ही आलीशान कमरा उस पहलवान को रहने के लिए दे देता है और वह किसान का छोटा पुत्र बड़े आराम से राजा के बाग में बने उस कमरे में रहने लगता है। प्रिय दर्शकों, अब तो हर दिन राजा 100 सोने के सिक्के उस पहलवान को देने लगा। इतना धन पाकर वह पहलवान बहुत ही प्रसन्न था। सारा दिन वह बाग में घूमता, कसरत करता और कुश्ती के नए नए गांव पेज सीखता। उसके बाद प्रिय दर्शकों, महल से बना हुआ स्वादिष्ट भोजन उसके लिए आ जाया करता था और स्वादिष्ट पकवान खाकर वह बड़े आनंद से अपना जीवन यापन कर रहा था। राजा से जो उसे हर दिन 100 सोने के सिक्के मिलते, वह सारा धन अपने गांव अपनी पत्नी के पास भिजवा दिया करता था। उधर उसकी पत्नी भी बड़े सुख से अपना जीवन यापन करने लगी। अब उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे करके पहलवान की पत्नी उस धन से बड़ा आलीशान घर बनवाती है, क्योंकि प्रिय दर्शकों, बुद्धिमान तो वह थी ही। उसने धन को किसी व्यर्थ के कार्य में बर्बाद नहीं किया। उसने गांव में बड़ा अच्छा मकान बनाया और अपने धन को व्यापार में लगाया। इस प्रकार प्रिय दर्शकों, अब वह पहलवान बहुत ही धनवान बनता चला गया। एक दिन की बात है दर्शकों, राजा और मंत्री बाग में घूम रहे थे। तभी राजा और मंत्री देखते हैं कि वह पहलवान अपने कमरे के बाहर बाग में कसरत कर रहा है। यह देखकर राजा और मंत्री पहलवान के पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई, बहुत समय व्यतीत हो गया है, परंतु तुमने आज तक हमारा कोई काम नहीं किया है। आराम से बैठकर खाते हो, हमारे महल में आनंद से रहते हो। इतने समय से हम तुम्हें हर दिन 100 सोने के सिक्के दे रहे हैं। प्रिय दर्शकों, राजा आगे कहता है कि पहलवान, हम चाहते हैं कि आज तुम हमें अपने घर लेकर चलो। हम देखना चाहते हैं कि तुम्हारा घर कैसा है।
तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी पत्नी कैसे हैं? आज मंत्री और हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। प्रिय दर्शकों, अब भला पहलवान राजा को मना कैसे करता? वह अपनी कसरत छोड़कर और राजा से कहता है कि राजा साहब, चलिए मैं आपको लेकर अपने घर चलता हूँ। मेरी पत्नी बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाती है। दर्शकों, राजा साहब को लेकर वह पहलवान अपने घर जाता है। उसका नया मकान देखकर राजा और मंत्री देखते ही रह जाते हैं। पहलवान की पत्नी ने बड़ा ही अच्छा मकान बनवाया हुआ था। अब राजा और मंत्री पहलवान के घर के अंदर जाते हैं। प्रिय दर्शकों, उसकी पत्नी बड़ी ही रूपवान थी, बड़ी ही सुंदर थी। जब राजा और मंत्री पहलवान की पत्नी को देखते हैं तो वह उसे देखते ही रह जाते हैं। राजा उसके यौवन को देखकर उस पर मोहित हो जाते हैं। राजा सोचते हैं कि इतनी सुंदर तो हमारी रानी भी नहीं है। यह पहलवान तो बड़ा ही किस्मत वाला है। प्रिय दर्शकों, पहलवान की पत्नी बड़ा स्वादिष्ट भोजन पकाती है। उसके हाथ का भोजन खाकर राजा और मंत्री अपनी उंगलियां चाटते रह जाते हैं। अब राजा और मंत्री अपने राजमहल के लिए लौटते हैं और पहलवान अपने घर पर ही रुक जाता है। लौटते समय राजा की नजरों के सामने से उस स्त्री का चेहरा नहीं जा रहा था। वह बार बार पहलवान की पत्नी को ही याद कर रहे थे। राजा अपने मंत्री से कहते हैं कि मंत्री जी, उसकी पत्नी तो बड़ी ही सुंदर है, बड़ी ही रूपवान है। हम उसे पाना चाहते हैं, अपने राजमहल की रानी बनना चाहते हैं। यह किस प्रकार हो सकता है? तब मंत्री कहता है कि राजा साहब, आप बिल्कुल सच यह बोल रहे हैं। उस पहलवान की पत्नी बड़ी ही सुंदर है। हम भी उसे देखते ही रह गए। अगर वह आपकी पत्नी बन जाए तो बड़ी अच्छी बात रहेगी, परंतु अब कुछ नहीं हो सकता। वह पहलवान बहुत बलशाली है। अगर हमने उसकी पत्नी को छुआ तो वह हमारे हाथ पैर तोड़ देगा। आप उसे भूल जाइए। इतनी बातें करते हुए प्रिय दर्शकों, राजा और मंत्री अपने महल में पहुंच जाते हैं। इधर वह पहलवान अपने घर पर अपनी पत्नी के साथ रहता है और अगले दिन वह भी महल में चला जाता है। अब इसी प्रकार प्रिय दर्शकों, कई दिन व्यतीत हो जाते हैं। राजा हर दिन पहलवान की पत्नी को याद किया करते थे। ऐसा एक दिन भी नहीं जाता था जब राजा की नजरों के सामने उसकी पत्नी का चेहरा न आए। अब राजा को अपनी रानी पसंद नहीं थी। वह पूरा समय पहलवान की पत्नी के बारे में ही सोचते रहते थे और मंत्री से कहते हैं कि मंत्री जी, कोई उपाय करिए जिससे उस पहलवान की पत्नी हमारे महल की रानी बन जाए। परंतु प्रिय दर्शकों, उस मंत्री को भी कुछ उपाय नहीं सूझ रहा था। अब इसी प्रकार प्रिय दर्शकों, कुछ समय निकलता है और एक दिन राजा की जो माँ थी, जो राजमाता थी, वह बहुत बीमार हो जाती है। उनका स्वास्थ्य बहुत गड़बड़ हो जाता है। अब राजा अपने महल में बड़े बड़े वैद्य हकीम बुलाता है। बहुत दूर से वैद्य आते हैं, परंतु प्रिय दर्शकों, राजा की माता की हालत सुधर नहीं रही थी। उनके बदन में, सर में बहुत दर्द होता था। कोई भी वैद्य उनका इलाज नहीं कर पा रहा था। किसी भी औषधि से राजमाता को आराम नहीं मिल रहा था। अब तो राजा, रानी और समस्त महल के लोग राजमाता की देखभाल कर रहे थे। सभी राजमाता को जल्दी से जल्दी स्वस्थ करना चाहते थे। दर्शकों, इधर मंत्री राजमाता के लिए वैद्य भी ढूंढ रहा था और साथ में उस पहलवान की पत्नी के लिए भी कोई योजना बना रहा था। मंत्री सोच रहा था कि किस प्रकार पहलवान की पत्नी को राजा की रानी बनाया जाए। तभी प्रिय दर्शकों, एक दिन की बात है। मंत्री के दिमाग में एक योजना आती है। वह भागता हुआ नगर में एक वैद्य के पास जाता है और वैद्य से जाकर कहता है कि वैद्य जी, आपको राजमाता का इलाज करना है। महाराज की माँ की स्थिति सही नहीं है। तब वैद्य कहता है कि ठीक है, हम राजमाता का उपचार अवश्य करेंगे। तब मंत्री कहता है कि वैद्य जी, परंतु हमारी एक शर्त है।
आपको राजमाता का उपचार हमारे अनुसार करना होगा। आपको राजा से कहना होगा कि राजा साहब आपकी माता को तभी बचाया जा सकता है जब आप हमें सफेद मोर ला कर देंगे। प्रिय दर्शकों, मंत्री की बात सुनकर वैद्य कहता है कि परंतु मंत्री जी, सफेद मोर तो यहाँ दूर दूर तक नहीं मिलते हैं। तब मंत्री कहता है कि वही तो हम चाहते हैं वैद्य जी, आपको राजा साहब से यही कहना है और इसके लिए हम आपको 500 सोने के सिक्के देंगे। दर्शकों, मंत्री ने जब सोने के सिक्के का लालच दिया तो वह वैद्य मंत्री की बात मान जाता है। वह कहता है कि ठीक है मंत्री जी, अगर ऐसी बात है तो हम आपके अनुसार ही राजमाता का उपचार करेंगे। अब प्रिय दर्शकों, मंत्री बड़ा प्रसन्न होता है। वह सोच रहा था कि मैंने एक तीर से 2 शिकार किए हैं। प्रिय दर्शकों, बैल आगे कहता है कि हे प्रिय, अब वह वैद्य जी राजमहल में जाते हैं और राजमहल में जाने के बाद वह देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े वैद्य हकीम राजमाता का उपचार कर रहे हैं। कई लोग राजमाता के आसपास खड़े हैं और उनका इलाज चल रहा है। तभी वह वैद्य जाकर राजा से कहता है कि राजा साहब, हम आपकी माँ को बचा सकते हैं, हमारे लिए यह बहुत ही आसान है। तब राजा कहता है कि आपको जितना धन चाहिए हम आपको देंगे, परंतु बस आप हमारी माता को बचा लीजिए। तब प्रिय दर्शकों, वैद्य कहता है कि राजा साहब, आपकी माँ को सिर्फ एक ही वस्तु बचा सकती है और वह है सफेद मोर के खून से बनने वाली औषधि। तब राजा कहता है कि वह वैद्य जी, सफेद मोर कहाँ मिलता है? हमने तो अपने जीवन में कभी सफेद मोर नहीं देखा। तब वैद्य कहता है कि राजा साहब, हिमालय के जंगल में बड़ी ही दूर सफेद मोर पाए जाते हैं। उन्हें लाना कोई आसान बात नहीं है। अगर आप उनको बुला सकते हैं तब तो आपकी राजमाता को हम बचा लेंगे। प्रिय दर्शकों, वैद्य की बात सुनकर राजा कहता है कि वैद्य जी, आप चिंता ना करें, हम कुछ भी करके सफेद मोर अवश्य बुलाएंगे। प्रिय दर्शकों, अब राजा साहब महल से बाहर आते हैं। वह बड़े चिंतित अवस्था में बैठ जाते हैं। तब मंत्री कहता है कि राजा साहब, क्या हो गया? राजा कहता है कि मंत्री जी, वैद्य ने हमें सफेद मोर लाने को कहा है। उसी की सहायता से हमारी माँ को बचाया जा सकता है, नहीं तो हमारी माँ की तड़प तड़प कर मृत्यु हो जाएगी। अब प्रिय दर्शकों, राजा और मंत्री अपने सभी लोगों से पूछते हैं। सभी दरबारी को बुलाया जाता है और सभी से सफेद मोर के बारे में पूछा जाता है, परंतु कोई भी सफेद मोर को लाने के लिए तैयार नहीं होता है। सभी यही बोल रहे थे कि महाराज, सफेद मोर कहाँ होता है, हमने कभी नहीं देखा। प्रिय दर्शकों, अब सभी के मुख से इस प्रकार की बातें सुनकर राजा बड़ा बेचैन हो जाता है। राजा अपने मंत्री से कहता है कि मंत्री जी, लगता है हमारी माँ को बचाना संभव नहीं है। किसी ने भी सफेद मोर को कभी नहीं देखा है। तब मंत्री कहता है कि राजा साहब, आप चिंता ना करें। क्या आप भूल गए हमने इस प्रकार के कार्य के लिए एक पहलवान को नौकरी पर रखा है। हम उस पहलवान से कहेंगे कि वह सफेद मोर लेकर आए। तब राजा कहता है कि मंत्री जी, परंतु उस पहलवान ने भी कभी सफेद मोर को नहीं देखा होगा। अगर वह सफेद मोर लेने गया और अगर उसकी मृत्यु हो गई तो क्या होगा? तब मंत्री कहता है कि राजा साहब, यह तो बड़ी अच्छी बात है। अगर उस पहलवान की मृत्यु हो गई तो उसकी पत्नी आपके राजमहल की रानी बनेगी, और अगर वह सफेद मोर लेकर आया तो आपकी माँ की जान बच जाएगी, उनका उपचार हो सकेगा। प्रिय दर्शकों, मंत्री की ऐसी बातें सुनकर राजा भी प्रसन्न हो जाता है। अब वह तुरंत पहलवान को बुलाने के लिए बुलावा भेजते हैं। एक सिपाही जाकर पहलवान से कहता है कि तुम्हें राजा साहब ने दरबार में बुलाया है। अब प्रिय दर्शकों, पहलवान तुरंत दरबार में हाजिर होता है। पहलवान कहता है कि बताइए राजा साहब, हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं?
तब राजा बताता है कि पहलवान, तुम इतने दिनों से हमारे महल में मुफ्त का भोजन कर रहे हो, हर दिन 100 सोने के सिक्के लेते हो, परंतु तुमने आज तक हमारा कोई काम नहीं किया है। आज हमारी माँ का स्वास्थ्य सही नहीं है, उनके प्राण खतरे में हैं। उनके प्राण बचाने के लिए हमें सफेद मोर की आवश्यकता है, उसे तुम लेकर आओगे। राजा की बात सुनकर पहलवान कुछ सोच में पड़ जाता है। वह कहता है कि राजा साहब, हमने तो कभी सफेद मोर नहीं देखा, यह कहाँ मिलता है? तब राजा कहता है कि यह हिमालय के जंगलों में पाया जाता है। तुम्हारे पास 1 हफ्ता है, अगर तुम सफेद मोर लेकर नहीं आए तो तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। अब प्रियदर्शकों, जब पहलवान ने सुना कि अभी मेरे पास 1 हफ्ता है, तो वह थोड़ा शांत हुआ। वह सोचने लगा कि अगर 1 हफ्ता है तो मैं कुछ दिन बाद सफेद मोर को लेने के लिए निकलूंगा। ऐसा सोचकर वह पहलवान अपने कमरे में जाकर सो गया, क्योंकि प्रिय दर्शकों, आलसी तो हुआ था ही। अब धीरे धीरे 2 दिन निकल गए, 3 दिन निकल गए। तब राजा ने अपने मंत्री से पूछा कि मंत्री जी, वह पहलवान सफेद मोर लेने गया या नहीं गया? तब मंत्री कहता है कि राजा साहब, वह तो आराम से अपने कमरे में सोया हुआ है, अभी तक वह मोर लेने नहीं गया। प्रियदर्शकों, अब राजा कहता है कि चलिए उससे जाकर पूछते हैं कि वह मोर लेने क्यों नहीं जा रहा है और कब जाएगा। ऐसा सोचकर प्रियदर्शकों, राजा और मंत्री अपने बाग में उस पहलवान से मिलने के लिए जाते हैं। जब वह उसके कमरे में जाकर देखते हैं तो वह पहलवान अपने कमरे में नहीं था। तब मंत्री कहता है कि राजा साहब, जरूर वह अपने घर गया होगा, अपनी पत्नी के पास आराम से अपने घर में सो रहा होगा। आप जाइए राजा साहब, अगर आप जाएंगे तो वह आपकी बात अवश्य मानेगा और तुरंत मोर लेने के लिए जाएगा। प्रिय दर्शकों, मंत्री की बात सुनकर राजा पहलवान के घर के लिए निकलते हैं। राजा साहब अपने रथ में बैठकर और पहलवान के घर पहुंच जाते हैं, परंतु प्रिय दर्शकों, वह पहलवान अपने घर पर नहीं था। वह तो कसरत करने के लिए महल के बाहर गया हुआ था। अब इधर राजा जब पहलवान के घर पर आवाज लगाते हैं तो उसकी पत्नी बाहर आती है। वह देखती है कि राजा साहब आए हैं। राजा साहब को देखकर वह स्त्री कहती है कि आप बाहर बैठिए राजा साहब, अभी मेरे पति घर पर नहीं हैं, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। परंतु प्रियदर्शकों, उस स्त्री की ऐसी बातें सुनकर राजा कहता है कि अरे नहीं, मैं बाहर नहीं बैठ रहा, मैं तो आपके साथ अंदर बैठूंगा। इतना कहकर प्रियदर्शकों, राजा घर के अंदर पहुंच जाता है और घर के अंदर जाने के बाद राजा पहलवान की स्त्री के साथ गलत व्यवहार करने लगता है। वह उसके बाजू में जाकर बैठ जाता है और उसके पति की बुराई करने लगता है, उसके पति के बारे में गलत बातें करने लगता है। राजा कहता है कि देखो सुंदर स्त्री, तुम्हारा पति तो बहुत ही आलसी है, कभी कोई काम नहीं करता है और वह कितना मोटा है। तुम्हें तो किसी राजा की पत्नी होना चाहिए, किसी नगर की रानी होना चाहिए। दर्शकों, जब वह स्त्री राजा की इस प्रकार की बातें सुनती है तो वह समझ जाती है कि इस राजा की नियत खराब है, यह हमें गलत नजर से देख रहा है। अब प्रिय दर्शकों, बैल आगे कहता है कि हे प्रिय, वह स्त्री बड़ी चालाक थी। उसने अपने नए मकान में एक कुआं खुदवा के रखा था, जिसके ऊपर उसने एक चारपाई रख दी थी और वह चारपाई बहुत कमजोर थी। पहलवान की स्त्री ने राजा से कहा कि राजा साहब, हमें भी हमारा पति पसंद नहीं है, हम भी आपके साथ रहना चाहते हैं। इस प्रकार राजा को बहला फुसलाकर वह स्त्री उस चारपाई पर ले जाती है और चारपाई पर ले जाकर राजा को उस पर बैठा देती है। अब जैसे ही प्रियदर्शकों, राजा उस चारपाई पर बैठता है तो वह चारपाई टूटकर कुएं में गिर जाती है, जिसके साथ वह राजा भी जाकर कुएं में गिरता है।
अब जैसे ही राजा कुएं में गिरता है तो राजा चकित रह जाता है। वह सोचता है कि यह क्या हो गया, मैं तो कुएं में फंस गया। दर्शकों, अब वह आवाज लगाता है कि हे स्त्री, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। परंतु प्रिय दर्शकों, वह स्त्री कहती है कि अरे दुष्ट राजा, तूने मुझ पर गलत नजर डाली, तेरे विचार बहुत गंदे हैं, अब मैं तुझे सजा दूंगी। इतना कहकर प्रिय दर्शकों, वह स्त्री अपने जेठ के पुत्रों को बुलाती है। जो किसान के बड़े पुत्र थे, उनके 2 बालक थे। पहलवान की पत्नी उन दोनों बालक को अपने घर पर बुलाती है। वह कहती है कि बच्चों, एक रस्सी इस कुएं में डालो और उसे बाहर निकालो। प्रिय दर्शकों, वह दोनों बालक अपनी चाची के आदेश के अनुसार एक रस्सी डालकर और राजा को बाहर निकालते हैं और उसके हाथ पैर बांधते हैं। उसके हाथ पर बांधने के बाद वह स्त्री कहती है कि इसे डंडे से मारो। अब प्रिय दर्शकों, वह दोनों बालक डंडा निकालकर और उस राजा को बहुत मारते हैं। मार मार कर उसकी खाल उधेड़ देते हैं और मारने के बाद प्रिय दर्शकों, वह स्त्री कहती है कि बच्चों, इस आदमी को दोबारा कुएं में डाल दो। दर्शकों, वह बच्चे उस राजा को वापस कुएं में डाल देते हैं। अब इसी प्रकार वह स्त्री हर दिन अपने जेठ के बच्चों को बुलाती है और राजा को निकलवा कर डंडे से मारती। उसके बाद राजा को वापस कुएं में अंदर डाल देते और उसके भोजन करने के लिए 2 रोटी भी डाल देते हैं। इस प्रकार प्रिय दर्शकों, वह राजा कई दिनों तक कुएं में पड़ा रहता है। उधर वह पहलवान अपने कमरे में आराम से सोया हुआ था। जैसे जैसे 1 हफ्ता पूरा होने वाला था, वह पहलवान चिंता करने लगा था। वह सोच रहा था कि ना जाने सफेद मोर कहाँ मिलेंगे। उतने में प्रियदर्शकों, मंत्री को राजा की चिंता होती है। मंत्री सोचता है कि राजा बहुत दिनों से पहलवान के घर गया है, परंतु अभी तक लौट कर नहीं आया। मुझे चलकर देखना चाहिए। ऐसा सोचकर प्रिय दर्शकों, वह मंत्री पहलवान के घर पहुंच जाता है और आवाज लगाता है। अब वह स्त्री पहलवान की पत्नी घर से बाहर आती है और देखती है कि मंत्री आया है। अब प्रिय दर्शकों, उस स्त्री को घर में अकेला देखकर वह मंत्री भी घर के अंदर घुस जाता है और जब वह उसकी सुंदरता को देखता है तो उस पर मोहित हो जाता है और उसके साथ गलत बातें करने लगता है। मंत्री कहता है कि हे स्त्री, तुम्हारा पति तो बहुत ही आलसी है, पूरा दिन महल में सोता रहता है और बहुत ज्यादा खाना खाता है। तुम्हें तो मेरी पत्नी होना चाहिए। मेरे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। प्रिय दर्शकों, जब वह स्त्री मंत्री की ऐसी बातें सुनती है तो वह समझ जाती है कि यह मंत्री भी मुझे गलत नजर से देखता है, स्त्रियों की इज्जत नहीं करता है। अब तो प्रिय दर्शकों, वह स्त्री उसे भी बहला फुसला कर और ले जाकर उस चारपाई पर बैठा देती है जो कुएं के ऊपर रखी हुई थी। और जैसे ही मंत्री चारपाई पर बैठता है तो वह चारपाई टूटकर कुएं में गिर जाती है। अब प्रिय दर्शकों, वह मंत्री भी सीधा जाकर कुएं में नीचे गिरता है। जब राजा देखता है कि मंत्री भी आ गया तो वह कहता है कि अरे मंत्री आओ, अब देखना थोड़ी देर बाद क्या होता है। तब मंत्री पूछता है कि क्या होने वाला है राजा साहब, और आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तब राजा कहता है कि थोड़ा सब्र रखो, थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि क्या होता है। अब दर्शकों, इधर वह स्त्री अपने जेठ के बच्चों को बुलाती है और कहती है कि इस कुएं में एक रस्सी डालो। अब वह कुएं में एक रस्सी डालकर और राजा को ऊपर बुलाते हैं। प्रिय दर्शकों, उसके बाद वह स्त्री और बच्चे सभी मिलकर डंडे से राजा को मारते हैं और मारने के बाद राजा को वापस कुएं में अंदर डाल देते हैं। उसके बाद वह स्त्री कहती है कि बच्चों, अब उस आदमी को बाहर निकालो। तब वह दोनों बच्चे एक रस्सी डालकर और मंत्री को बाहर निकालते हैं और मंत्री को निकालने के बाद वह उसके हाथ पैर बांधकर उसमें डंडे ही डंडे मारते हैं। प्रिय दर्शकों, वह बच्चे इतना डंडा मारते हैं
कि मंत्री की खाल उधड़ जाती है और डंडे मारने के बाद वह बच्चे वापस मंत्री को कुएं के अंदर डाल देते हैं और उसके खाने के लिए 2 रोटी भी डाल देते हैं। इस प्रकार प्रिय दर्शकों 2-3 दिन तक चलता है। रोज वह स्त्री अपने जेठ के बच्चों को बुलाती है और राजा और मंत्री को कुएं से बाहर निकालकर उन्हें डंडे मारती है। उसके बाद उन्हें वापस कुएं में डाल देती। अब प्रिय दर्शकों 1 हफ्ता पूरा होने में उधर 2 ही दिन बचे हुए थे और यह देखकर वह पहलवान बहुत डर जाता है, चिंतित हो जाता है। वह सोचता है कि अब 2 दिन में मैं इतनी दूर जाकर और सफेद मोर कैसे लेकर आऊंगा। जब उस पहलवान को कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है तो वह अपने घर अपनी पत्नी के पास आता है। वह पत्नी से आकर कहता है कि हे प्रिय, राजा ने मुझे एक काम दिया है। मुझे हिमालय के जंगलों में जाकर और सफेद मोर लेकर आना है, परंतु अब मेरे पास केवल 2 ही दिन बचे हैं। प्रिय दर्शकों, जब वह स्त्री सुनती है कि राजा ने मेरे पति को इस प्रकार का काम दिया है, तब वह समझ जाती है कि राजा की यह चाल है और राजा हमारे पति को हमसे दूर करना चाहता है। वह स्त्री अपने पति से कहती है कि पिया जी, आप एक दिन के लिए अपने भैया के घर चले जाइए और जब अपने भैया के यहाँ से लौट कर आएंगे तब वह सफेद मोर हम आपको दे देंगे। प्रियदर्शकों, अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुनकर वह पहलवान बड़ा प्रसन्न होता है। वह कहता है कि ठीक है प्रिय, मैं अपने भैया के घर जाता हूँ। अब वह पहलवान अपने भैया के घर चला जाता है। इधर प्रियदर्शकों, वह स्त्री अपने जेठ के दोनों बच्चों को बुलाती है और जब वह दोनों बालक आते हैं तो वह कहती है कि पुत्रों, तुम्हें जंगल में जाना है और सफेद कबूतर के बहुत सारे पंख लेकर आना है। एक बोरी भरकर पंख लेकर आना है। दर्शकों, अपनी चाची का आदेश पाते ही वह दोनों बालक भागते हुए जंगल में जाते हैं और सफेद कबूतर के पंख देखने लगते हैं। तभी इधर घर में वह स्त्री बहुत सारी शक्कर की चाशनी बनाती है। एक कढ़ाई भर के वह चाशनी बनाती है और उसे ले जाकर एक कमरे में रख देती है। प्रिय दर्शकों, कुछ ही देर में वह दोनों बालक अपनी चाची के आदेश अनुसार बहुत सारे सफेद पंख लेकर आते हैं और जब वह पंख लेकर आते हैं तो वह स्त्री कहती है कि बेटा, इन पंख को एक कमरे में रख दो। अब दर्शकों, वह दोनों बालक पूरे पंख एक कमरे में रख देते हैं। उसके बाद वह स्त्री उन दोनों बालक को लेकर कुएं के पास जाती है और कहती है कि बेटा, पहले नंबर वाले आदमी को निकालो। अब अपनी चाची की बात सुनकर वह दोनों बालक राजा को कुएं से बाहर निकालते हैं। प्रिय दर्शकों, कुएं से बाहर निकालने के बाद वह स्त्री बहुत डंडे राजा में मारती है और कहती है कि दुष्ट, मुझे गलत नजर से देखता है। इस प्रकार राजा को बहुत मारने के बाद वह कहती है कि चल दूसरे कमरे में चल। इस प्रकार वह राजा को उस कमरे में लेकर जाती है जहाँ बहुत सारी चाशनी रखी हुई थी और राजा से कहती है कि इस चाशनी की कढ़ाई में नहा ले। प्रिय दर्शकों, उस स्त्री की बात सुनकर वह राजा तुरंत उस चाशनी की कढ़ाई में बैठ जाता है और पूरी चाशनी उसके शरीर पर लग जाती है और जैसे ही वह राजा चाशनी में नहाता है तो वह स्त्री कहती है कि चल दूसरे कमरे में चल। इस प्रकार वह स्त्री राजा को दूसरे कमरे में लेकर जाती है जहाँ सफेद पंख रखे हुए थे। प्रिय दर्शकों, अब जैसे ही राजा उस कमरे में जाता है तो पूरे सफेद पंख उसके शरीर से चिपक जाते हैं क्योंकि उसके शरीर में बहुत सारी चाशनी लगी हुई थी। प्रिय दर्शकों, बैल आगे कहता है कि हे प्रिय, अब तो राजा बिल्कुल सफेद मोर के समान लग रहा था। इसके बाद वह स्त्री अपने दोनों बालक से कहती है कि बेटा, अब नंबर 2 वाले आदमी को निकालो और उसके बाद वह दोनों बालक रस्सी डाल के और मंत्री को बाहर निकालते हैं। प्रिय दर्शकों, मंत्री के बाहर निकलते ही वह स्त्री मंत्री को बहुत मारती है, डंडे ही डंडे मरती है।
और उसके बाद वह मंत्री को भी उसी कमरे में लेकर जाती है जहाँ चाशनी की भरी हुई कढ़ाई रखी थी और कहती है कि इस कढ़ाई में स्नान करो। प्रिय दर्शकों, अब तो उस स्त्री से डरते हुए वह मंत्री तुरंत उस कढ़ाई में बैठ जाता है और पूरी चाशनी अपने शरीर पर लगा लेता है। अब तो मंत्री भी पूरा चाशनी से नहा चुका था, तो वह स्त्री उस मंत्री से कहती है कि चलो दूसरे कमरे में चलो, और उसके बाद वह मंत्री दूसरे कमरे में जाता है जहाँ पंख रखे हुए थे। पूरे सफेद पंख से वह कमरा भरा हुआ था। प्रिय दर्शकों, अब जैसे ही मंत्री उस कमरे में जाता है तो पूरे सफेद पंख उसके शरीर पर चिपक जाते हैं, क्योंकि उसके पूरे शरीर पर चाशनी लगी हुई थी। अब तो वह मंत्री भी बिल्कुल एक मोर के समान लग रहा था। अब प्रिय दर्शकों, अगला दिन होता है और अगले दिन वह पहलवान अपने भैया के घर से लौट कर आता है। जब वह अपने घर आता है तो वह देखता है कि दो अजीब से जानवर खड़े हुए हैं, जिनका पूरा शरीर सफेद है, सफेद पंख लगे हुए हैं। दिखने में तो वह इंसानों के जैसे हैं, परंतु जानवरों के समान उनके पंख हैं। तब वह स्त्री कहती है कि पिया जी, यही सफेद पंख वाले मोर हैं, जिसे राजा ने आपसे बुलाया है। आप इन्हें ले जाकर राजा को दे दीजिए। प्रिय दर्शकों, जब वह पहलवान अपनी पत्नी की यह बात सुनता है तो वह बड़ा प्रसन्न होता है, अपनी पत्नी को बहुत धन्यवाद देता है। कहता है कि प्रिय, तुम्हारा धन्यवाद जो तुमने मुझे सफेद मोर लाकर दे दिए, ना जाने मैं इन्हें कहाँ जाकर ढूंढता। दर्शकों, वह स्त्री कहती है कि पिया जी, आप इन्हें ले जाइए, यह बहुत ही सीधे हैं, चुपचाप आपके साथ चले जाएंगे, और अगर यह भागने की कोशिश करें तो इन्हें डंडे से मारना। अब वह राजा और मंत्री तो पहले से ही डरे हुए थे, क्योंकि उस स्त्री ने उन्हें बहुत मारा था, और अब जब वह देखते हैं कि यह पहलवान हमें लेकर जाएगा तो वह और चुप हो जाते हैं और डर जाते हैं, क्योंकि वह जानते थे कि अगर हमने भगाने का प्रयास किया तो यह पहलवान बहुत ही बलवान है, हमें पकड़कर बहुत मारेगा। इसीलिए वह चुपचाप उस पहलवान के साथ चलते जाते हैं, और चलते चलते वह पहलवान अपने कमरे में पहुंच जाता है, जो बगीचे में बना हुआ था। वह सोचता है कि अभी तो एक हफ्ता होने में एक दिन और बचा है, मैं इन्हें कल ले जाकर राजा साहब को दे दूंगा, अभी थोड़ा आराम कर लेता हूँ। इस प्रकार प्रिय दर्शकों, वह पहलवान अपने कमरे में सो जाता है और दोनों राजा और मंत्री को दूसरे कमरे में बंद कर देता है। अब राजा और मंत्री कमरे में बंद बड़े दुखी होते हैं, बड़े चिंतित होते हैं। वह सोच रहे थे कि अगर नगर वालों को पता चला कि हमारी ऐसी हालत है तो पूरा नगर हमारा मजाक उड़ाएगा, हमारा उपवास करेगा, हम पर हंसेगा। प्रिय दर्शकों, राजा और मंत्री बड़े चिंतित थे। वह सोच रहे थे कि किस प्रकार हम यहाँ से भाग सकते हैं। तभी राजा को याद आता है कि इस कमरे से हमारे कक्ष तक एक गुफा जाती है। राजा अपने मंत्री से कहता है कि मंत्री जी, आप फर्श का पत्थर हटाइए। दर्शकों, राजा का आदेश पाते ही वह मंत्री तुरंत पत्थर हटाता है, और पत्थर हटाते ही एक गुफा दिखाई देती है। उस गुफा में से वह राजा अपने कक्ष में जाने लगता है। राजा मंत्री से कहता है कि हम जा रहे हैं, तुम यहीं रहना। कल जब यह पहलवान तुम्हें लेकर दरबार में आएगा तब हम तुम्हें चुपचाप तुम्हारे घर पहुंचा देंगे और किसी को पता नहीं चलेगा। उसके बाद हम इस पहलवान को और इसकी पत्नी को देखेंगे। प्रिय दर्शकों, इतना कहकर वह राजा गुफा में से अपने कक्ष में पहुंच जाता है। कक्ष में जब वह पहुंचता है तो रानी देखती है कि यह अजीब सा जानवर कौन है। रानी तुरंत चिल्ला पड़ती है। रानी के चिल्लाते ही बहुत सारे सैनिक कक्ष में आ जाते हैं। अब तो सैनिक अपने हथियार से राजा को बहुत मारते हैं। प्रिय दर्शकों, बहुत डंडे राजा को पड़ते हैं।
तब जाकर राजा कहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। और रानी जब यह आवाज सुनती है तो पहचान जाती है कि यह तो राजा की आवाज है। अब प्रिय दर्शकों, रानी अपने सभी सैनिकों को कक्ष के बाहर भेजती है और जब सभी सैनिक कक्ष बाहर जाते हैं तब राजा कहता है कि अरे मूर्ख स्त्री, मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं इस नगर का राजा हूँ। हमारे दुश्मनों ने हमारी ऐसी हालत कर दी है। इतना कहकर प्रिय दर्शकों, वह राजा तुरंत स्नान करने के लिए जाता है और स्नान करने के बाद अपने कक्ष में आता है। उसके बाद वह आराम करता है और इस प्रकार अगला दिन हो जाता है। प्रिय दर्शकों, जब अगले दिन वह पहलवान सोकर उठता है तब वह दूसरे कक्ष में जाकर देखता है तो वहाँ एक ही मोर था। यह देखकर वह पहलवान घबरा जाता है, बड़ा चिंतित होता है। वह उस मंत्री से पूछता है कि एक और मोर कहाँ गया। तब वह मंत्री बताता है कि वह तो भाग गया, अब मैं ही बचा हूँ। तब प्रिय दर्शकों, वह पहलवान कहता है कि जब तक दूसरा मोर नहीं मिल जाता मैं तुझे बहुत मारूंगा, क्योंकि अगर मैं तुझे लेकर दरबार में गया तो राजा साहब कहेंगे कि एक और मोर कहाँ है, क्योंकि राजा साहब ने मुझे 2 मोर लाने को कहा था। तब प्रिय दर्शकों, डर के मारे वह मंत्री कहता है कि अरे पहलवान, तुम राजा साहब से कह देना कि राजा साहब हम सब कुछ जानते हैं। अगर आपने हमें दंड दिया तो हम सबको बता देंगे। अगर तुम ऐसा कहोगे तो राजा साहब तुम्हें दंड नहीं देंगे। प्रिय दर्शकों, अब उस मोर की ऐसी बातें सुनकर वह पहलवान उसे लेकर और राज्य दरबार में पहुंचता है। जब पहलवान एक मोर को लेकर दरबार में पहुंचता है तो राजा साहब अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। राजा कहता है कि अरे मैंने तुझे 2 मोर लाने को कहा था, परंतु तू एक मोर लेकर आया है। तब प्रिय दर्शकों, वह पहलवान कहता है कि राजा साहब, हमें सब कुछ पता है, हम सब जानते हैं। अगर आपने हमें दंड दिया तो हम सबको बता देंगे। अब पहलवान की ऐसी बातें सुनकर वह राजा घबरा जाता है। सोचता है कि यह पहलवान को लगता है सारी बातें पता है कि यह मोर के रूप में राजा और मंत्री ही है। अगर इसने सबको बता दिया तो हमारी बहुत बदनामी होगी, पूरा नगर हमारा मजाक उड़ाएगा। ऐसा सोचकर राजा कहता है कि ठीक है पहलवान, तुमने अपना काम बहुत अच्छे से किया, अब तुम वापस जा सकते हो। अब प्रिय दर्शकों, वह पहलवान वापस अपने कक्ष में चला जाता है और इधर वह मंत्री चुपचाप अपने घर पहुंचकर और स्नान करता है और अपने वास्तविक रूप में आता है। अब तो प्रिय दर्शकों, राजा और मंत्री आपस में बात करते हैं कि अगर हमने पहलवान और उसकी स्त्री को दंड दिया तो सारे नगर को पता चल जाएगा कि इन्होंने हमारे साथ क्या किया था। हमें सारी बात भूल जाना चाहिए और दोनों को माफ कर देना चाहिए। इस प्रकार प्रिय दर्शकों, राजा और मंत्री पहलवान और उसकी स्त्री को भूल जाते हैं और उन्हें माफ कर देते हैं। राजा और मंत्री सोचते हैं कि अगर हमने पहलवान की पत्नी पर गलत नजर नहीं डाली होती तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता, हमें इतने डंडे नहीं पड़े होते। प्रिय दर्शकों, अब इस प्रकार वह पहलवान आराम से राजा के महल में नौकरी करता रहता है और उधर राजा हर दिन 100 सोने के सिक्के उस पहलवान को देता रहता है और दोनों पति पत्नी का जीवन बड़े आराम से व्यतीत होता है। इतनी कहानी प्रिय दर्शकों, वह बैल उस गाय को सुनाता है और बैल आखिरी में कहता है कि हे गए। इस कहानी का उद्देश्य यह है, इससे हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों की स्त्री पर गलत नजर नहीं डालनी चाहिए, दूसरे के धन पर अपनी नियत नहीं लगानी चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो दंड अवश्य मिलता है। कहते हैं यह 4 लोग चाहे जितने भी सगे हों, लेकिन एक ना एक दिन धोखा अवश्य देते हैं। दूसरों की स्त्री और धन को देखकर इनकी नियत अवश्य खराब होती है। नंबर 1, जो कामवासना में अंधा है। नंबर 2,
जिसने कभी किसी स्त्री को अच्छी नजर से नहीं देखा है। नंबर 3, जिसका मन बहुत चंचल है। नंबर 4, जिसे ईश्वर का डर नहीं होता। यह 4 लोग एक न एक दिन धोखा अवश्य देते हैं, इसलिए इसे जितना हो सके उतना दूर रहना चाहिए। प्रिय दर्शकों, यह कहानी गाय को बड़ी पसंद आती है। वह गाय रहती है कि बेल भाई आपकी कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक थी। तो प्रिय दर्शकों, हमारी आज की यह कहानी यह समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कहानी पसंद आई होगी और आप इससे ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।